नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के 4 दिन पहले पीएम मोदी का रोड शो, गरमाया बिहार का चुनाव प्रचार। पीएम मोदी ने थामी प्रचार कमान। धुआंधार रैलियों में जंगलराज, परिवारवाद और घुसपैठियों को शरण के मामले पर जमकर घेरा महागठबंधन को। बिहार चुनाव के बढ़ते चुनावी घमासान पर होगी विस्तार से चर्चा। वहीं इसरो ने रचा इतिहास, गगनयान की तैयारी में एक और कदम। पंजाब सरकार पर अघोषित आपातकाल का क्यों बीजेपी लगा रही है आरोप, इसको भी देखेंगे। साथ ही महिला विश्व कप में भारत इतिहास रचने की उम्मीद के साथ मैदान में डटा हुआ है। इन सभी खबरों से पहले आइए न्यूज लाइट में सबसे पहले नजर डालेंगे अभी तक की हेडलाइंस पर। बिहार के सियासी घमासान में गरजे पीएम। आरा और नवादा में तुष्टीकरण, परिवारवाद और जंगलराज को लेकर राजद कांग्रेस पर जमकर किया प्रहार। कहा, घुसपैठियों की रक्षा करने वाले जनता जनार्दन के सबसे बड़े गुनहगार। बिहार के चुनावी संग्राम में दिग्गजों का धुआंधार प्रचार। अमित शाह ने आरजेडी के जंगलराज, परिवारवाद से सावधान रहने का किया आह्वान। राहुल गांधी ने बेगूसराय में महागठबंधन की सरकार बनने का किया दावा। तेजस्वी ने भी प्रचार में विपक्ष की जीत के लिए दोहराए वादे। अखबारों के बाधित वितरण पर घिरी पंजाब सरकार। भाजपा ने लगाया मान सरकार प्रेस की आजादी छीनने का आरोप। कांग्रेस ने भी लगाया मनमानी का आरोप। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने कहा, पंजाब में चरम पर तानाशाही। इसरो ने फिर रचा इतिहास। श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से देश के सबसे भारी संचार उपग्रह CMM-03 का हुआ प्रक्षेपण। नौसेना की बढ़ेगी ताकत। और आईसीसी महिला विश्व कप के खिताबी मुकाबले में बड़े स्कोर की तरफ भारत। शेफाली वर्मा ने खेली 87 रन की धुआंधार पारी। और शुरुआत बिहार विधानसभा चुनाव की खबरों से। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए धुआंधार प्रचार अभियान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आरा और नवादा में विशाल जनसभाएं की। पीएम ने कांग्रेस राजद पर जमकर प्रहार किया। बिहार के चुनावी रण में एनडीए के लिए प्रचार करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस राजद पर जोरदार हमले किए। आरा और नवादा की जनसभाओं में पीएम ने बिहार की डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां गिनाई। आरा की जनसभा में पीएम ने एनडीए का विकसित बिहार का संकल्प सामने रखा। हमारा संकल्प है बिहार का युवा बिहार में ही काम करेगा, बिहार का नाम करेगा। इसके लिए आने वाले वर्षों में 1 करोड़ रोजगार देने का ऐलान किया गया है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस राजद घुसपैठियों को बचाने के लिए तनमन से जुटे हैं। पीएम ने तुष्टीकरण, परिवारवाद और जंगलराज को लेकर कांग्रेस राजद पर जमकर प्रहार किया। धमाके पाकिस्तान में हो रहे थे और नींद कांग्रेस के शाही परिवार की उड़ी हुई थी। आज तक पाकिस्तान और कांग्रेस के नामदार दोनों ही ऑपरेशन सिंदूर के सदमे से बाहर नहीं निकल पाए। पीएम ने कांग्रेस और राजद की अंदरूनी लड़ाई का जिक्र किया। कहा, कांग्रेस सीएम पद पर राजद नेता का नाम तय करना नहीं चाहती थी, लेकिन राजद ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर अपनी बात मनवाई। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया। घोषणा करवा के रहे, फिर जबरदस्ती कांग्रेस से सीएम उम्मीदवार को समर्थन की घोषणा कराई गई, कट्टा रख करके।
नवादा की जनसभा में पीएम ने कहा कि केंद्र सरकार माओवादी आतंकवाद जैसी चुनौतियों से तेजी से निपट रही है। इसे देखकर अर्बन नक्सलों की नींद उड़ी हुई है। कांग्रेस राजद के झगड़े का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि दोनों एक दूसरे के बाल नोचने में लगे हैं। और तो खबर ये है कि हर बूथ पर कांग्रेस के लोगों ने आरजेडी को हराने की ठान ली है। आप देखिएगा 11 तारीख को दूसरे चरण का मतदान खत्म होते ही कांग्रेस आरजेडी एक दूसरे का क्या हाल करते हैं, माथे फोड़ना शुरू कर देंगे। पीएम की जनसभाओं में उमड़ा जनसमूह जोश से भरा नजर आया। पीएम ने कहा कि बिहार ने फिर एक बार एनडीए सरकार का संकल्प ले लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुद्वारा पटना साहिब पहुंचे। प्रधानमंत्री ने गुरुद्वारा पटना साहिब में मत्था टेका। ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਤੇ ਖੇੜਾ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਪਤ ਨਾਮ ਹਰ ਹਿਰੈ ਨੀਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਚੇਤ ਅਚਿੰਤ ਤਨ ਤਜ ਜਪ ਜਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਚਿੰਤ ਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਦੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਕਰਕੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਟਿੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ नवादा और आरा में आज सुबह चुनावी रैलियों को संबोधित करने के बाद पटना में एक विशाल रोड शो के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना साहिब गुरुद्वारे पहुंचे। पटना साहिब गुरुद्वारा में प्रधानमंत्री ने गुरु के दरबार में हाजिरी लगाई और वहां मौजूद लोगों के अभिवादन को स्वीकार किया। पहले चरण के 4 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा बेहद अहम, जहां एक तरफ बिहार में प्रचार की कमान को संभालते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महागठबंधन पर बड़ा हमला बोला, परिवारवाद, घुसपैठियों को शरण देने और जंगलराज को लेकर आरजेडी और कांग्रेस पर हमलावर हुए। तो वहीं दूसरी तरफ रोड शो में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए। महिलाएं अपनी बालकनियों से प्रधानमंत्री की आरती उतारती हुई देखी गईं। करीब 3 किलोमीटर लंबे रोड शो में प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए। जगह जगह पर इस तरह के प्लेटफॉर्म लगाए गए जहां छठ गीतों का एक तरह से मंचन भी हुआ। प्रधानमंत्री ने बाकायदा इस रोड शो के बाद ट्वीट करके बिहार की जनता के इस अभिवादन को स्वीकार किया और प्रधानमंत्री ने आभार जताया जिस तरह से पटना की जनता ने प्रधानमंत्री का अभिवादन स्वागत किया और बड़ी संख्या में
लोग इकट्ठा थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रोड शो में शामिल होने के लिए। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में अब कुछ ही दिन बाकी हैं। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रोड शो ने कई बड़े संकेत दिए हैं। महागठबंधन को लेकर एक तरह से तीखा हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो इस समय प्रचार में शामिल हैं, अमित शाह ने बड़ा हमला महागठबंधन पे किया कि किस तरह से महागठबंधन में दो नेताओं को स्थापित करने के लिए उनके परिवार लगातार काम कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा लालू प्रसाद यादव का सारा जोर है कि तेजस्वी यादव को किसी तरह स्थापित किया जाए। तो वहीं महागठबंधन की कांग्रेस पर हमला बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि किस तरह से कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी की पूरी कोशिश है कि राहुल गांधी को कैसे राजनीतिक रूप से स्थापित किया जाए। इस बीच प्रधानमंत्री का ये रोड शो में बड़ी संख्या में लोगों ने स्वागत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जहां एक तरफ सड़क के दोनों तरफ तमाम लोग एकत्रित हैं, स्वागत कर रहे हैं अपने अंदाज में, अपने तरीके से। तो वहीं दूसरी तरफ महिलाओं में बड़ा उत्साह दिखाई दिया। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में कुछ ही दिन अब बचे हैं। ऐसे में सारे सियासी दलों ने अपने स्टार प्रचारकों की ताकत सियासी मैदान में झोंककर सूबे का सियासी पारा बढ़ा दिया है। जैसे जैसे बिहार में पहले चरण के चुनाव का दिन नजदीक आ रहा है, राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में पूरा दमखम लगा रहे हैं। बिहार राजनीतिक दलों के दिग्गजों का अखाड़ा बन गया है। स्टार प्रचारक मैदान में हैं और जनता को लुभाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। मुजफ्फरपुर में एक जनसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और विपक्षी दलों पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने लालू यादव को घोटालों का सरदार बताया और कहा कि बिहार में जंगल राज वापस लाने की कोशिश की जा रही है। एनडीए के सहयोगी दल लोक जनशक्ति रामविलास ने विकसित बिहार के निर्माण के लिए पीएम मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जोड़ी को अहम बताया। आपका वोट बिहार को जंगल राज से बचाने के लिए देना। ये लालू राबड़ी के समय में 15 साल में बिहार का जो पतन हुआ, वही जंगल राज आज कपड़े, चेहरा और भेष बदलकर फिर से आने वाला है। लोगों के मन में डबल इंजन की सरकार को लेकर विश्वास बढ़ाया है। केंद्र में प्रधानमंत्री, प्रदेश में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, ये एक ऐसी जोड़ी है, जैसे कल प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि नरेंद्र और नीतीश की ये जोड़ी है जो सही मायनों में बिहार को एक विकसित राज्य बनाएगी। अगले 5 साल बहुत महत्वपूर्ण होंगे बिहार के लिए। तेजस्वी यादव इन दिनों जनता के बीच तेजस्वी प्रण का प्रचार करने में जुटे हैं और महागठबंधन भी सत्ता में वापसी का सपना संजोए हुए है। महागठबंधन में सहयोगी की भूमिका निभा रही कांग्रेस भी चुनाव में काफी एक्टिव है। बेगूसराय में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सत्ता में वापस आने पर सर्वोत्तम शिक्षा देने की बात कही। उधर आरजेडी से निष्कासित लालू राबड़ी के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव के अभी से सरकार गठन की बातों पर चुटकी ली। हम ऐसी यूनिवर्सिटी खोलेंगे जहां पूरी दुनिया से लोग लाइन लगाकर बिहार में आके पढ़ाई करने की कोशिश करेंगे। आप में इतनी नॉलेज है, इतनी समझ है, आप दुनिया के शिक्षा के सेंटर बन सकते हो। ये महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। 14 तारीख को रिजल्ट आने वाला है। 18 तारीख को शपथ होगा। अच्छा, तो अभी सरकार अभी बना नहीं ना है, तो कहने के लिए लोग कुछ भी कर सकता है। वहीं इस बीच चुनाव आयोग ने दुलार चंद मर्डर केस में बड़ी कार्रवाई करते हुए पटना के ग्रामीण एसपी समेत 4 अधिकारियों का तबादला कर दिया है, जबकि बाढ़ के एसडीपीओ को निलंबित करने का निर्देश दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने स्पष्ट किया कि आयोग विधानसभा चुनाव पूरी तरह शांतिपूर्ण, पारदर्शी और निष्पक्ष माहौल में संपन्न कराने के लिए प्रतिबद्ध है। हिंसा की कोई भी गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सामान्य मतदाता शांतिपूर्वक अपनी स्वेच्छा के अनुसार पारदर्शी तरीके से
मतदान कर पाए। चुनाव आयोग उसके लिए पूरी तरह तैयार है। बिहार विधानसभा के पहले चरण में 121 सीटों पर 6 नवंबर को मतदान होगा। जनता का आशीर्वाद किसे मिलेगा और कौन सा राजनीतिक दल पहले चरण में जनता का भरोसा जीत पाएगा, ये तो चुनाव नतीजों के बाद ही पता चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बिहार के बढ़ते सियासी पारे पर हो रही है चर्चा। आज का विशेष है विपक्ष के बिहार प्लान पर एनडीए का हमला। 3 मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धनंजय गिरी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, डॉक्टर राजकुमार रंजन, आरजेडी प्रवक्ता, और अवधेश कुमार, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपक्ष के बिहार के प्लान पर एनडीए का बड़ा हमला। सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी डॉक्टर कुमार, कैसे आप देखते हैं? डॉक्टर रंजन, लगातार एनडीए के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि जो एक अंतर्कलह कांग्रेस और आरजेडी के बीच में जब सीटों पे ही नहीं तय हो पा रहा, मुख्यमंत्री को लेकर जिस तरह से रस्साकशी रही लंबे समय तक, और अब जाकर जो एक पूरा विपक्ष के प्लान का पर्दाफाश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने अपनी रैलियों में करा, बड़ा हमला किया है। लालू प्रसाद यादव का प्लान सिर्फ तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, वहां सोनिया गांधी का प्लान राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है। ये है विपक्ष का बिहार प्लान, क्या कहेंगे? आप शायद म्यूट हैं रंजन जी। हाँ, म्यूट तो नहीं हूँ। जी जी, आपकी आवाज आ रही है। जी आ रही है? जी 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 आ रही है। हाँ रितु जी, मैं ये कह रहा था कि महागठबंधन में कोई विवाद नहीं है, कोई असमंजस की स्थिति नहीं है। हमने एक एक सीट की बंटवारा कर ली है। जिन सीटों पर 2 अलग अलग कैंडिडेट दिए गए हैं महागठबंधन के हिस्सेदारी का, जो अलग अलग पार्टियां हैं, शांतिपूर्वक हमारा वह एक सोची समझी रणनीति है और उस रणनीति के तहत हमने उस विधानसभा में सीटें खड़ी की है। और हमने महागठबंधन का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुख्यमंत्री का चेहरा माननीय तेजस्वी जी को घोषित किया है। पूरा हिंदुस्तान जानता है, तमाम मीडिया में खबर है, बिहार की 14 करोड़ जनता जानती है। लेकिन असमंजस की स्थिति तो एनडीए में है। एनडीए तो अभी तक अपने मुख्यमंत्री पद का, जो भावी मुख्यमंत्री कौन होंगे, उसकी घोषणा तक नहीं कर पाया है। जेडीयू में यह अंतर्कलह साफ सामने आ रही है कि जेडीयू तो की असमंजस यह है कि वह चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार होंगे कि नहीं होंगे। और उसमें जेडीयू में 2 भाग जो बटा हुआ है, एक जो भुजा पार्टी है, जो आइडियोलॉजी के रूप से आप देखें समता पार्टी जो सामाजिक न्याय के पैरोकार थे, उससे अलग हटकर बीजेपी के साथ हो गया है। और वह वर्ग जो है एक सोशल जस्टिस की बात करने वाला, नीतीश जी के साथ रहने वाला, जो डॉक्टर राजकुमार, मात्र 3 दिन बचे हैं पहले चरण के चुनाव में। पहले चरण की कई ऐसी सीटें हैं जहां आरजेडी कांग्रेस आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अंतर्कलह नहीं है। दूसरी तरफ लगातार एनडीए का एक हमला है विपक्षी पार्टियों पर और महागठबंधन पर कि इनकी राजनीति का पूरा एजेंडा घुसपैठ, परिवारवाद और किस तरह से भ्रष्टाचार यानी जंगल राज को बढ़ावा दिया जाए। तो उस परिभाषा से आप निकल नहीं पा रहे हैं। देखिए रितु जी, घुसपैठिया की बात करने वाला जरा समझिए, एसआईआर की प्रक्रिया जब प्रारंभ हुई थी तो घुसपैठिया की बात की गई थी, तो चुनाव आयोग ने क्यों ना घुसपैठिया की लिस्ट निकाल लिया कि इतना घुसपैठिया है। ये गलत नैरेटिव जो सेट किया गया था उसका तो पर्दाफाश हो गया। और उस नैरेटिव के जरिए बिहार के उन हजारों लाखों मतदाताओं को सूची से बाहर करने की जो रणनीति थी इनकी, उसको हमने फेल किया। सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को जुड़वा के इनके उस षड्यंत्र पर पर्दाफाश किया। दूसरी बात, ये जंगल राज की बात करते हैं। जंगल राज की बात करने वाला जरा सोचिए कि आचार संहिता चुनाव आयोग के द्वारा लगा हुआ है बिहार में, और 40-40 गाड़ियां जो है हथियार के लैस से चल रही है और आए दिन वहां मर्डर हो रहे हैं। अब ये भी जो इतनी बड़ी दुर्घटनाएं जो हुई, दुलालचंद यादव को मार दिया गया। अनंत सिंह कौन थे? जेडीयू के एमएलए के कैंडिडेट थे और पुलिस अभियुक्त के रूप में उसको पकड़ा है। तो ये जंगल राज का परिभाषा एएसआई का मार दिया गया। पुलिस वह सुरक्षित नहीं है तो कौन सुरक्षित है? और दूसरी बात, यदि हम उन डाटाओं पर आते हैं कि जंगल राज करने वाला, जरा सोचिए 2024 से 2004 में जो डाटा थे 1,15,000 जो अपराध हुए थे
और 2024 में 3.5 लाख गुना बढ़ गया। मतलब आप जरा सोचिए कि इतने परसेंटेज के रूप में अपराधी बढ़ गए, और अपराध के रूप में बिहार भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश के बाद। तो ये डाटा पर अगर जाते हैं, एनसीआरबी के डाटा पर आप देखें 70,000 तक डेथ का हत्याएं हो चुकी है, लाखों बलात्कार हो चुके हैं। तमाम एनसीआरबी के डाटा में 2004 और 2024 धनंजय जी, 2023 तुलना करते हैं। राजकुमार जी, धनंजय जी मौजूद हैं। धनंजय जी, तमाम एक तरह से जितना भी प्रचार में जो बातें की जा रही है उसको धता बताते हैं। राजकुमार जी, उनका कहना है कि लगातार बीजेपी जितनी बातें कह रही है, एनडीए जो कह रहा है वो सब गलत है। बिहार में इस समय जो हालत है वो सीधे सीधे उनका आरोप है कि एनडीए की दी हुई बेरोजगारी है, एनडीए के दिया हुआ गुंडाराज है, एनडीए का दिया हुआ जंगल राज है। नहीं, लालू राबड़ी के 15 साल के शासनकाल में 94,000 बहाली हुई, 94,000, ये सरकारी नौकरी का डाटा है। और नीतीश कुमार के राज्य में पिछले 20 साल में एनडीए ने लगभग 18,60,000 लोगों ने जॉब दी है, लगभग 20 टाइम्स इनसे ज्यादा। तो ये बेरोजगारी हमारे यहाँ है। डकैती में 85% की कमी आई। अपहरण के उद्योग, लगभग उद्योग का दर्जा ही समाप्त हो गया, जो इनके समय में इंडस्ट्री थी अपहरण की। 118 नरसंहार हुए, लक्ष्मणपुर बाथे से लेकर के सेनारी से लेकर के, जहां लाइन से दलितों को सुला करके खड़ा करके मारा गया, बच्चियों का बलात्कार हुआ, महिलाओं के स्तन काटने तक के जघन्य कुकृत्य, घृणित और शर्मसार कर देने वाले कुकृत्यों के बीच में राजद किस मुंह से बोलते हैं ये लोग? इतना मैंने कैसे आईना देख के शर्मा जाए व्यक्ति। और ऐसे लोग भी चले आते हैं चरवाहा विद्यालय का डाटा लेकर के। और मजेदार बात यह है कि जब ये बात कहते हैं कि हम स्ट्रेटेजिकली लड़ रहे हैं, कि हम दो भाई सातों का आप लोगों को जो अलायंस है स्ट्रेटेजिकली सातों लड़ जाइए। उसके बाद कहते हैं फ्रेंडली फाइट है। अरे जब फाइट हो गया तो फ्रेंड कैसा, और फ्रेंड है तो फाइट कैसा? लेकिन समस्या क्या है इनकी समस्या है। देखिए, मैं रीमा जी इनके बीच में कुछ बोला था, रीमा जी एवर स्पीक इन बिटवीन हिम। डॉक्टर राजकुमार थोड़ा सा इंतजार करें, आपकी बारी आएगी, आप ही को सबसे पहले समय दिया गया। जी धनंजय जी, डाटा प्रस्तुत कर रहे हैं, उस डाटा को अपने मीडिया, देखिए राजकुमार जी गलत डाटा। राजकुमार जी, आपने अपनी बात कह ली, उनकी बात सुन लेते हैं। जो आपने बात कही है उसके बाद उन्हें कहने दीजिए। जी रीमा जी, इनकी मजबूरी है, ये कट्टा लगा करके अपनी बात कहेंगे। अब ये यहाँ कट्टा लगा नहीं सकते हैं, तो यहाँ लगाएंगे कट्टा, यहाँ मजबूरी है, नहीं दिखा सकते हैं, जेल चले जाएंगे, क्योंकि नीतीश जी के राज में जेल चले जाएंगे कट्टा दिखाते हैं, तो यहाँ कट करेंगे। लेकिन जब ये ऐसा भी समय था कि सिवान में एक अपराधी के चलते एसपी को भाग के आना पड़ा। एसपी जीप के नीचे छुपे थे, मीना साहब, एसपी साहब, साहबुद्दीन के राज में एसपी पर गोलीबारी हुई थी और एसपी भाग के चल दिए थे वहां से। जब जस्टिस बसाक, चीफ जस्टिस बिहार ने लिख करके गवर्नर को दिया था कि मेरी जान पर खतरा है, ये वो बिहार था जब जंगल राज के गुणगान से भरा हुआ बिहार था। ऐसे लोग भी बेशर्मी की बेइंतहा करके बैठ करके प्रवचन देते, ऐसे लोग भी। मतलब तुम्हें मालूम है तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं लोग? अरे दोनों हाथ से कान बंद करते हैं जब नाम सुनते हैं तुम्हारा लोग। बाप रे बाप, ये वही जंगल राज के अपराधियों के आगोश में जब बिहार गोलियों की तड़गड़ाहट और धनंजय जी, पहले चरण का चुनाव प्रचार अब थमने में 3 दिन रह गए हैं मात्र। आज एक विशाल रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। अवधेश कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश जी, राजधानी पटना में एक विशाल रोड शो, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। 3 दिन मात्र बचे हैं। जंगल राज, परिवारवाद, घुसपैठियों को शरण, ये कुछ ऐसे बड़े मुद्दे हैं जो इस समय चुनाव प्रचार में सुनाई दे रहे हैं। आप किस तरह से इस चुनाव को 3 दिन पहले अब देखते हैं? मैं इस समय पटना में ही हूं और बिहार में करीब 10 दिन से ज्यादा समय से हूं। काफी क्षेत्रों में घुमा हूं, लोगों से बातचीत किया हूं। इस समय जो बिहार की स्थिति है वो लोगों के अंदर, जिनको थोड़ा भी अनुभव है, जब ये लगा है कि भाई थोड़ी विपक्ष के साथ थोड़ा टकराव हो जाता है, तो ये भय दिखाई दे रहा है कि फिर से वो स्थिति न लौट जाए। लोगों से जब मैं बात करता हूं तो बोलते हैं कि अरे इस समय तो आप यहाँ आ गए हैं, अगर वो राज होता तो शाम को आप आते ही नहीं। तो ये एक स्थिति है यहाँ। ये ऐसा नहीं है कि इनको, और जो विपक्ष के साथ साथ जो इनके बीच एडजस्टमेंट नहीं हुआ, तो उसके कारण चूंकि भारतीय जनता पार्टी को हराना है, नीतीश कुमार की सर को लेके बहुत ज्यादा नहीं है, तो उसके लिए तो जरूर है कि जो विरोधी हैं वो कर लेंगे।
लेकिन कोई विपक्ष को साथ देकर के सत्ता को हटाना है, ये भाव हमने बिहार में कहीं नहीं देखा है। और सत्ता को लेके कोई व्यापक असंतोष हो कि सरकार को हटाना है, वो भी मैंने नहीं देखा है। स्थानीय स्तर पर जो छोटी छोटी चीजें होती है वो भी देखा है। अब ये जो घटना हुई अनंत सिंह की, जिस पर राजन जी बोल रहे थे, तो उस पर तो मैं आऊंगा। लेकिन 2020 में जब जनता दल यू ने अनंत सिंह को पार्टी से निकाला तो राष्ट्रीय जनता दल ने उनको टिकट देकर चुनाव लड़ाया और विधायक बनवाया। जब दोबारा उन पर एफआईआर हो गया, वो जेल चले गए, उनका सीट खाली हो गई, तो उनकी पत्नी को उन्होंने कहा लड़ाओ। उनकी पत्नी को 2022 में आरजेडी ने टिकट दिया और लड़ाया। तो अब आप जब लड़ाते हैं तो ठीक है, दूसरा लड़ा रहा है तो गलत है। यही दुलारचंद यादव जिनकी हत्या हुई है, यही दुलारचंद यादव उस समय अनंत सिंह की पत्नी के चुनाव प्रचार कर रहे थे। तो ये ऐसा घालमेल है ना यहाँ मैंने सत्ता की राजनीति का कि आप कुछ नहीं कह सकते हैं उसके बारे में। ये इस समय हमला करना, ये जो भी इस समय दुलारचंद यादव का, मुझे याद है जब लालू जी जाके उसके साथ तस्वीर खिंचवाए थे उस एरिया में, टाल में जा करके, मेरे ख्याल से 93-94 की घटना होगी, कभी मुझे ध्यान नहीं, अखबार में छपा था, तो बड़ा डर पैदा हुआ था लोगों के अंदर कि लालू जी क्या कर रहे हैं ये। तो लालू जी ने अपने समय इन अपराधियों को, कुछ को महिमा मंडित किया और कुछ के खिलाफ थोड़ी कार्रवाई करने की कोशिश की, और ये सब उसी समय के अवशेष बाहुबली हैं। डॉक्टर रंजन, बाहुबलियों को शह देने का काम तो आरजेडी नहीं किया। आज आरजेडी अपने उस जंगल राज और उस तरह से राजनीतिक गुंडागर्दी को बढ़ाने से कैसे बचेगी? सवाल तो सारे वही हैं, नेता वही हैं, तो एक नया सुशासन कैसे देंगे? देखिए रितु जी, बिहार की जनता बहुत जागरूक है। वह जानती है कि ये जो नैरेटिव सेट करना चाह रहे हैं, 20 सालों का इनका कोई रोड मैप था नहीं, विकास कर पाए नहीं, अपराध में बिहार दूसरे स्थान पर, इसका कोई जवाब नहीं। देखिए उसका कोई जवाब नहीं, उस पर कुछ बोलेंगे नहीं। उत्तर प्रदेश के बिहार अपराध में 20 सालों से क्यों दूसरे जगह पर है, ये तो चिंता हो रहा है भाई। एनसीआरबी का डाटा है, इस पर बात करो ना। अब 20 साल पहले चल रहा तो कहने के लिए है कोई तथ्य है नहीं। अपराधी इतने बढ़ रहे हैं, अरे पुलिस जब सुरक्षित नहीं है, अपराध जिसको एमएलए साहब खड़ा करवाए वही अपराधी है, जेल में गया अनंत सिंह, और 40 गाड़ी से चल रहा है, हथियार लैस है उसमें। अरे अपराध के सरगना अपने पीछे छिपे अपराध को छिपने के लिए 20 साल पहले चले जाते हैं। अरे 20 साल बहुत होता है, 2 दशक होता है, एक नई पीढ़ी की तैयार हो जाती है। डॉक्टर राजकुमार, बिहार प्लान महागठबंधन ऐसा नहीं दे पाई जिसमें व्यवहारिकता लगता हो। अगर बिहार प्लान ऐसा दिया गया अपने घोषणा पत्र से जिसपे एनडीए सवाल उठा रहा है, तो सोचने की जरूरत है कि किस तरह से जनता के बीच जाते समय जंगल राज का एक पूरा जो इतिहास है उससे कैसे आरजेडी अपने आप को अब आजाद करेगी इस चुनाव में, जहां साफ साफ एनडीए गठबंधन दिखाई दे रहा है। पिछले कई सालों में शासन में रहते हुए जो तमाम विकास कार्य किए उसका एक जवाब देने की जरूरत है आरजेडी को, महागठबंधन को। साफ बिहार की जनता देख रही है, पोलो रोड सुरक्षित नहीं है, जहां मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर राजकुमार जी, आपकी आवाज मुझे बहुत साफ नहीं आ रही है, समय भी कम है। आज की चर्चा के लिए बस इतना ही। लेकिन लगातार जिस तरह से 3 दिन पहले भी बिहार में चुनाव प्रचार में लगातार 3 बड़े मुद्दे जो छाए हुए हैं, उसमें घुसपैठियों को संरक्षण देना, परिवारवाद और भ्रष्टाचार, जंगल राज का एक मामला। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। खादी सिर्फ एक वस्त्र नहीं बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है, और आज वैश्विक फैशन और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की नई परिभाषा बन चुकी है। वर्ष 2024-25 में वर्ष 2013-14 के मुकाबले 1,16,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स का उत्पादन, जो लगभग 350% की वृद्धि है। 1,70,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स की रिकॉर्ड बिक्री अर्थात 450% वृद्धि दर्ज हुई, और साथ ही पिछले 11 वर्षों में लगभग 2 करोड़ लोगों को केवीआईसी ने रोजगार दिया। तो आइए भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दें और खरीदें खादी और ग्रामोद्योग उत्पाद। विजिट करें नजदीकी खादी स्टोर। पता है टर्म लाइफ इंश्योरेंस आपकी फैमिली के लिए कितना जरूरी है? इतना जरूरी है कि भारत सरकार ने इस पे जीएसटी पूरी तरह से हटाकर 0 कर दिया है। पॉलिसी बाजार पर अब 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। मेरी पसंद, मेरी पसंद।
मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। बुद्धू, नई कार जीतने का मौका। वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है। रुक जा बुद्धू। व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो। स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं। तू समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते। आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। पंजाब पुलिस ने अखबारों की सप्लाई गाड़ियों को चेकिंग के नाम पर रोका, जिससे मोगा, फिरोजपुर समेत कई जिलों में अखबार देरी से पहुंचे। इस घटना पर लोगों ने नाराजगी जताई और इसे आतंकवाद के दिनों की सरकार के अघोषित आपातकाल से तुलना की। शीश महल 2.0 पर घिरी भगवंत मान की सरकार पर सच्चाई को छुपाने का गुस्सा अब जनता में दिख रहा है। एक बार फिर पंजाब की मान सरकार सवालों के घेरे में है। पंजाब सरकार पर आरोप है कि सच्चाई को छुपाने के लिए कई तरह के हथकंडे उठा रही है। ताजा मामला कई शहरों में रविवार सुबह अखबारों की सप्लाई से जुड़ा है। जब लुधियाना, जालंधर, पटियाला, अमृतसर और आसपास के इलाकों में कई जगहों पर अखबार पहुंच नहीं पाया या पहुंचा तो काफी देर से पहुंचा। शनिवार रात से ही पंजाब में पुलिस ने कई हिस्सों में समाचार पत्रों के वाहनों को रोककर तलाशी ली। हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी समाचार पत्रों के वाहनों को पुलिस थानों के बीच ले जाकर जांच की गई। पुलिस की ये जांच रात 10 बजे से शुरू हुई और सुबह तक जारी रही। समाचार पत्र विक्रेताओं का कहना है कि इस दौरान पुलिस ने उनके फोन भी जब्त कर लिए। बम की अफवाह से मेरी गाड़ी पकड़ ली गई है, क्योंकि पता लगा कि हाँ फ्रेश गाड़ी में बम आता है। बड़े बड़े अफसर आएंगे तो चेक करेंगे, उसके बाद हम छोड़ेंगे, देखेंगे क्या है क्या नहीं है। वहीं भाजपा ने समाचार पत्रों को रोके जाने को लेकर नाराजगी जताई है। भाजपा के महासचिव तरुण चुग ने कहा कि पंजाब में प्रेस की आजादी का आज काला दिन है। सच को छुपाने के लिए पंजाब सरकार द्वारा मीडिया का गला घोंटा जा रहा है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने जिस तरह पूरे देश एमरजेंसी लगाई सी और अखबारां ਨੂੰ टारगेट ਕੀਤਾ ਸੀ, मीडिया हाउसेज ਨੂੰ टारगेट ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ मीडिया हाउसेज ਨੂੰ टारगेट करके डराने ਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਦਾ एक नवा तरीका अपनाया। पंजाब में समाचार पत्रों की गाड़ियों को रोके जाने की घटना पर कांग्रेस पार्टी ने भी आम आदमी पार्टी को आड़े हाथ लिया। जिस तरह से डंडे के दम पर, बंदूक के दम पर आप पंजाब में मीडिया को दबाना चाहते हैं, फ्रीडम ऑफ प्रेस को कुचलना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी कड़े शब्दों में इसकी निंदा करती है। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने पंजाब में समाचार पत्रों के वाहनों को रोककर तलाशी लिए जाने को तानाशाही भरा रवैया बताते हुए एक्स पर लिखा है, चौंकाने वाला। आज सुबह पंजाब सरकार ने कथित तौर पर कई इलाकों में अखबारों के वितरण को रोकने की कोशिश की है। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी के शीश महल 2.0 की खबर पूरे पंजाब में आग की तरह फैल रही है। मीडिया घरानों को धमकी दी जा रही है कि अगर उन्होंने इस खबर को कवर किया या स्वाति मालीवाल को दिखाया तो उनके सरकारी विज्ञापन बंद कर दिए जाएंगे। तानाशाही चरम पर। हालांकि समाचार पत्र वाहन को रोके जाने को लेकर पंजाब पुलिस का कहना है कि यह कदम इंटेलिजेंस के आधार पर उठाया गया। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया है। इसको प्रभावित करना लोकतंत्र पर हमला करने जैसा है। ऐसे में पंजाब पुलिस और प्रशासन की ये कार्रवाई कई सवाल खड़े करती है। पंजाब में जिस तरीके से न्यूज़पेपर्स की गाड़ियों को चेकिंग के नाम पर रोका गया, उसके बाद अब कहीं न कहीं तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। जहां एक तरफ प्रमुख विपक्षी पार्टियां इसे प्रेस की स्वतंत्रता पर कुठाराघात बता रही हैं, तो दूसरी तरफ वहीं आम आदमी पार्टी और पंजाब सरकार इसे लगातार इनपुट के आधार पर की हुई कार्रवाई बता रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार इन तमाम गाड़ियों को किस आधार पर और क्यों इनकी चेकिंग की गई। दिल्ली से कैमरा पर्सन मनोज चोपड़ा के साथ मैं मोहित शुक्ला, दूरदर्शन न्यूज। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। मैं हूं देश का दिल, देश की धड़कन, गौरवशाली परंपरा, समृद्ध संस्कृति, अप्रतिम प्राकृतिक संपदा को सहेजे हुए स्थापना की 70वीं सीढ़ी पर सशक्त सक्षम नेतृत्व के साथ डॉक्टर मोहन यादव का अभ्युदय मध्य प्रदेश, अतुल्य मध्य प्रदेश।
जन कल्याण के प्रगति पथ पर विकास के नित नए सोपान गढ़ते अलौकिकता से जगमग मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर दिखेगी 1 से 3 नवंबर तक प्रदेश की समृद्ध संस्कृति की झलक, जिसमें ड्रोन शो, विश्ववंद, जुबिन नौटियाल, हंसराज रघुवंशी और स्नेहा शंकर की सांगीतिक प्रस्तुतियां एवं सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य मंचन के साथ आकर्षक प्रदर्शनियों के आयोजन शामिल हैं। आइए हमारे अपने मध्य प्रदेश के 70वें स्थापना दिवस को धूमधाम से मनाएं। मेरा मध्य प्रदेश है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर है। LIC, हर पल आपके साथ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज LVM-3M5 रॉकेट लॉन्च करके इतिहास रच दिया। भारत के स्पेस प्रोग्राम में एक नया अध्याय जुड़ गया है। प्रधानमंत्री ने इसरो वैज्ञानिकों को बधाई दी। इसरो ने अपने अब तक के सबसे भारी सैटेलाइट CMS-03 को देश की जमीन से लॉन्च किया। CMS-03 का मकसद भारत और आसपास भारत के समुद्री इलाकों में मल्टी बैंड कम्युनिकेशन सेवाएं देना है। भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक और इतिहास रचा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से रविवार शाम करीब 5:26 अब तक का सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-03 का प्रक्षेपण किया। यह सैटेलाइट अब तक का भारत का सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, जिसका वजन 4410 किलोग्राम है। इस सैटेलाइट को सबसे शक्तिशाली रॉकेट LVM-3M5 से अंतरिक्ष में भेजा गया, जिसे विशाल पेलोड से ले जाने की क्षमता के कारण बाहुबली उपनाम दिया गया। I am happy to announce that LVM-3M5 launch vehicle has successfully injected the CMS-03 communication satellite in the required orbit. The satellite weighing 4,410 kg. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने CMS-03 के सफल प्रक्षेपण पर इसरो के वैज्ञानिकों को शुभकामनाएं दी हैं। पीएम ने अपने सोशल मीडिया X पर लिखा, हमारा अंतरिक्ष क्षेत्र हमें निरंतर गौरवान्वित करता है। भारत के सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-03 के सफल प्रक्षेपण पर इसरो को बधाई। हमारे अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की बदौलत हमारा अंतरिक्ष क्षेत्र उत्कृष्टता और नवाचार का पर्याय बन गया है। उनकी सफलताओं ने राष्ट्रीय प्रगति को आगे बढ़ाया है और अनगिनत लोगों को सशक्त बनाया है। इसरो ने कहा कि इस मिशन का उद्देश्य बहुबैंड संचार उपग्रह CMS-03 भारतीय भूभाग सहित एक विस्तृत समुद्री क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करना है। यह सैटेलाइट भारतीय नौसेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए खास तौर पर बनाए गए स्वदेशी लेटेस्ट कंपोनेंट के साथ नेवी की स्पेस बेस्ड कम्युनिकेशन और समुद्री इलाके की जानकारी रखने की कैपेबिलिटी को मजबूत करेगा। इस उपलब्धि का एक बड़ा लाभ यह है कि इससे नौसेना की समुद्री डोमेन जागरूकता और रणनीतिक क्षमताओं में वृद्धि होगी। इससे दूरस्थ समुद्री सीमाओं पर भी रियल टाइम डेटा ट्रांसमिशन संभव होगा। यही नहीं, नौसेना की निगरानी और समन्वय को भी मजबूती मिलेगी। इसलिए यह उपग्रह डिजिटल नौसेना की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण पहल है। यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में सशक्त पहल है। GSAT-7R परियोजना भारत के आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियानों की भावनाओं को साकार करती है। विशेषज्ञों के मुताबिक यह न केवल तकनीकी दृष्टि से देश की क्षमताओं का प्रतीक है, बल्कि भारतीय नौसेना के रणनीतिक
संचार नेटवर्क को वैश्विक मानकों तक पहुंचाएगी। इससे राष्ट्रीय सुरक्षा में नई दिशा व प्रगति आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इस सफल प्रक्षेपण पर और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं रतन श्रीवास्तव, स्पेस एक्सपर्ट हैं। रतन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रतन जी, सबसे पहले तो हम बात करेंगे CMS-03 पर और LVM-3 व्हीकल पे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले CMS-03 सुरक्षा कारणों को भी ध्यान में रखते हुए आप जितना हमसे साझा कर सकते हैं, इससे जुड़ी तमाम वो जानकारियाँ जो भारतीय सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करेगी, आत्मनिर्भर भारत कि एक पूरी उस मुहिम को और मजबूत करती है, सफल दिखाती है, मेक इन इंडिया की दिशा में एक बड़ा कदम अंतरिक्ष के क्षेत्र में। रितु जी, थैंक यू। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मतलब इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती जो आपने मुझसे 3-4 सवाल पूछे एक ही सांस में। तो पहले तो मैं बात करता हूँ CMS-3 के बारे में। CMS-3 इज कॉमसैट। CMS का मतलब है कॉमसैट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट। कॉमसैट 3 जो है GSAT-7R भी कहलाता है, और GSAT-7R का मतलब क्या है कि GSAT-7 को ये रिप्लेस कर रहा है। R मीन्स रिप्लेस कर रहा है उसको। तो GSAT-7 ऑलरेडी यूज हो रहा था इंडियन मिलिट्री कम्युनिकेशन के लिए, और उसको रिप्लेस करने के लिए इन्होंने अभी, क्योंकि उसकी लाइफ खत्म हो गई, हर सैटेलाइट की एक लाइफ होती है, 10 साल 15 साल लाइफ होती है, और उस लाइफ को खत्म करने के बाद अब इसको हमने दूसरा सैटेलाइट भेजा है GSAT-7R। ये इसमें खास बात 2 चीजें हैं रितु जी। एक तो ये है कि ये KU बैंड और C बैंड दोनों में काम करता है, मल्टी बैंड है। मल्टी बैंड का मतलब ये है कि अगर हम ये देखना चाहें कि हम क्या देना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल रतन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। LVM-3 यान से प्रक्षेपित किया गया CMS-03 ये उपग्रह भारतीय नौसेना की ज़रूरतों को पूरा करेगा। स्वदेशी लेटेस्ट कंपोनेंट्स के साथ नेवी का स्पेस बेस्ड कम्युनिकेशन इससे मजबूत होगा। रतन श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रतन जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? प्रधानमंत्री ने भी इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी। जी रतन जी। जी, आई थिंक कुछ थोड़ा गड़बड़ हो गया। मैं ये बोल रहा था कि ये मल्टी बैंड है। मल्टी बैंड का मतलब ये होता है कि ये C बैंड में भी काम कर सकता है, और C एक्सटेंडेड में भी कर सकता है, और KU में भी कर सकता है। इसका फायदा ये है कि जब C बैंड में ये काम करता है तो लोअर फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे 4 से 8 गीगाहर्ट्ज। मतलब इसके अंदर समुद्र में जैसे काम, आपने बताया कि इट विल बी कवरिंग द एंटायर ओशनिक रीजन ऑफ इंडिया। तो अगर ओशनिक रीजन को ये कवर कर रहा है तो C बैंड में काम कर रहा है, तो वहाँ बारिश हो रही है, बादल है, या ऐसी कोई समस्या है जिससे कि कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है, उसको पार कर सकता है। तो मगर C बैंड में ज्यादा डेटा ट्रांसमिट नहीं हो सकता है, लेकिन K और KU बैंड में डेटा ट्रांसमिट हो सकता है ज्यादा। तो ये C में भी कर सकता है और K में और KU में भी कर सकता है, इसीलिए इसको बोलते हैं मल्टी बैंड सैटेलाइट है ये। तो अगर ये GSAT-7 को रिप्लेस कर रहा है तो GSAT-7 से आगे ही होगा, इसकी उपलब्धि उससे ज्यादा ही होगी। और C और K और KU बैंड में अगर ये काम कर रहा है तो हम दोनों चीजें देख सकते हैं, डेटा भी हम ट्रांसमिट कर सकते हैं, और अगर कोई खराब मौसम हो तब भी हम बातचीत कर सकते हैं। ये एक चीज है। और दूसरी सबसे बहुत महत्वपूर्ण चीज ये है कि ये कंप्लीटली आत्मनिर्भर भारत का एक जीता जागता सबूत है जी। इसको हमने पूरा भारत में डिजाइन किया, डेवलप किया और बनाया। डिजाइन डेवलप बनाना ये मतलब एक बहुत बड़ी उपलब्धि है किसी भी कंट्री के लिए। और इसमें हमारी जो देश की कंपनियां हैं, एक है कंपनी अनंत इलेक्ट्रॉनिक्स, एक है सेंट्रम इलेक्ट्रॉनिक्स। इन लोग, मुझे नाम नहीं लेने चाहिए, बट इन कंपनियों ने काफी काम किया है डिजाइन और डेवलपमेंट में। तो अगर इसरो के साथ मिल करके कंधा से कंधा मिला के इन्होंने काम किया है, और नेवी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके लिए ही काम किया है। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि इतना भारी सैटेलाइट, 4400 किलो का सैटेलाइट हमने आज तक अपनी भूमि से लॉन्च नहीं किया। अगर हमने इसको लॉन्च किया तो हमने इसको लॉन्च किया है GSLV Mark 3 पे, जिसको आप मतलब इस समय लोग बोलते हैं कि LVM-3 है। LVM-3 है, और LVM-3 को Mark 5 बोलते हैं क्योंकि इसकी 5th फ्लाइट है। और ये रतन जी बहुत संक्षेप में, समय कम है। LVM-3 व्हीकल जो है उसका इस्तेमाल हमने चंद्रयान में किया था, आने वाले समय में गगनयान में करेंगे। तो गगनयान के उस मिशन को सफल बनाने के लिए भी आज का प्रक्षेपण कितना महत्वपूर्ण था?
तो ऋतु जी, जो आज का प्रक्षेपण हुआ है LVM-3 का, ये 4,400 किलो का एक सैटेलाइट लेके गया है और इसको अब ह्यूमन रेट करना है हमको। ह्यूमन रेट करने का मतलब ये है कि हम इसके अंदर ह्यूमन भेजें, तो अगर मान लीजिए इग्नाइट होता है, रीइग्नाइट होता है, रॉकेट किसी वजह से गड़बड़ हो जाए कुछ, तो हमको रीइग्नाइट करना पड़ता है। तो ये 3 स्टेज रॉकेट है, सॉलिड स्टेज है, क्रायोजेनिक स्टेज है, लिक्विड स्टेज है, और इस 3 स्टेज रॉकेट को हम इस्तेमाल करेंगे गगनयान के लिए। उसके पहले हम व्योम यात्री के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे, बिफोर वी यूज इट फॉर गगनयान। मगर यही रॉकेट ऐसा है जो हमको अपने गगनयान की यात्रा और इसके बाद भारत स्टेशन जो हमारा बनेगा, भारत सैटेलाइट स्टेशन जो बनेगा हमारा, जो वो भी हमारा उसके लिए भी यही काम आएगा। तो ये एक जर्नी है GSLV की, और GSLV की इस जर्नी में बहुत बड़ा आई वुड से ये एक लैंडमार्क है, क्योंकि नेक्स्ट अभी जो हम लॉन्च करेंगे इसका मार्क 6 वो होगा दिसंबर में, उसको हम देखेंगे और वो दूसरा विदेशी सैटेलाइट लेके जाएगा, इंडियन सैटेलाइट नहीं विदेशी लेके जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आज हम इतने भारी रॉकेट को भेज सकते हैं, जबकि हम पहले इतने भारी सैटेलाइट को भेजने के लिए दूसरी कंट्रीज के रॉकेट्स को यूज करते थे, जैसे एरियन स्पेस को। और अब इसके बाद वैलिडेशन जब ये हो जाएगा तब हम इसको ह्यूमन रेटेड करेंगे, और ह्यूमन रेटेड करने का मतलब है हम अपने रॉकेट पे गगनयान मिशन की तरफ आगे बढ़ते हुए इसरो का आज का प्रक्षेपण भी बेहद अहम, आत्मनिर्भर भारत के लिहाज से भी, और अंतरिक्ष के क्षेत्र में इसरो ने एक नया कदम रखा है, नया अध्याय जोड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद रतन जी। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, खबरें अभी बाकी है, देखते रहिए DD न्यूज। भारत सरकार ने सभी देशवासियों के हित में हेल्थ इंश्योरेंस से GST पूरी तरह से हटाकर 0 कर दिया है। इससे हेल्थ इंश्योरेंस काफी सस्ता हो गया है। पॉलिसी बाजार पर अब 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। policybazaar.com। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, 0 इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। ICC महिला विश्व कप के खिताबी मुकाबले में भारत ने दक्षिण अफ्रीका के सामने जीत के लिए 299 रन का लक्ष्य रखा है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 7 विकेट पर 298 रन बनाने में सफलता पाई। भारत के लिए शेफाली वर्मा ने सबसे अधिक 87 रन की पारी खेली। वहीं अंत के ओवरों में दीप्ति शर्मा ने 58 रन का योगदान दिया। स्मृति मंधाना 45 और ऋचा घोष ने तेजी से 34 रन बनाए। और सुचित्रा इस मुकाबले पे हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सुचित्रा, कितना बड़ा स्कोर आप इसे टारगेट मानती हैं जो भारतीय महिला टीम ने दिया है? जी बिल्कुल ऋतु, वैसे तो जो ये DY पाटिल स्टेडियम है ये जाना जाता है हाई स्कोरिंग मुकाबलों के लिए, और जिस तरह से शुरुआत की थी भारतीय टीम ने, लग रहा था कि 300 का आंकड़ा पार कर लेगी, लेकिन जब भी आप फाइनल खेलते हैं एक अलग तरह का दबाव होता है। लेकिन ये भी जो टारगेट है 299, कोई ये आसान लक्ष्य नहीं है दक्षिण अफ्रीका के लिए, और एक कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल बैरियर होता है 299, 300 से सिर्फ 1 ही रन कम है। लेकिन क्योंकि फाइनल मुकाबला है, भारतीय टीम ये रन बना चुकी है और दक्षिण अफ्रीका को ये रन बनाने हैं। और जब भी बड़े मुकाबले होते हैं, जब भी फाइनल मुकाबला होता है, तो ज़्यादातर जो एक्सपर्ट्स हैं वो यही कहते हैं कि टॉस जीतकर आपको पहले बल्लेबाजी चुननी चाहिए, क्योंकि आपने रन स्कोर बोर्ड पे लगा दिए हैं और दूसरी टीम को मैच जीतने के लिए, खिताब जीतने के लिए वो रन बनाने हैं। तो हालांकि आज भारतीय टीम टॉस हार गई थी। दक्षिण अफ्रीका ने चुनी पहले गेंदबाजी और भारतीय टीम को
मजबूरन पहले बल्लेबाजी करनी पड़ी, लेकिन ये जो फैसला है टॉस हारने के बाद भारतीय टीम को जो पहले बल्लेबाजी के लिए आना पड़ा, ये उनके लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित हो सकता है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका की अगर हम बात करें, पहली बार ही वनडे विश्व कप के फाइनल में वो टीम आई है। 2 बार ये टीम T20 विश्व कप का फाइनल हार चुकी है। तो जिस तरह से दक्षिण अफ्रीका की पुरुष क्रिकेट टीम के लिए कहा जाता है कि वो चोकर्स हैं, पूरी प्रतियोगिता में अच्छा खेलते हैं, लेकिन जब बात आती है अहम मुकाबलों की, वहाँ पर आकर नर्वस हो जाते हैं, दबाव नहीं झेल पाते हैं, हार जाते हैं। तो के लिए वो रन बनाने हैं। तो हालांकि आज भारतीय टीम टॉस हार गई थी, दक्षिण अफ्रीका ने चुनी पहले गेंदबाजी और भारतीय टीम को मजबूरन पहले बल्लेबाजी करनी पड़ी, लेकिन ये जो फैसला है टॉस हारने के बाद भारतीय टीम को जो पहले बल्लेबाजी के लिए आना पड़ा, ये उनके लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित हो सकता है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका की अगर हम बात करें, पहली बार ही वनडे विश्व कप के फाइनल में वो टीम आई है। 2 बार ये टीम T20 विश्व कप का फाइनल हार चुकी है। तो जिस तरह से दक्षिण अफ्रीका की पुरुष क्रिकेट टीम के लिए कहा जाता है कि वो चोकर्स हैं, पूरी प्रतियोगिता में अच्छा खेलते हैं, लेकिन जब बात आती है अहम मुकाबलों की, वहाँ पर आकर नर्वस हो जाते हैं, दबाव नहीं झेल पाते हैं, हार जाते हैं। तो ये जो दक्षिण अफ्रीका की टीम है, इसके बारे में भी कमोबेश यही बात कही जाती है, क्योंकि 2 बार वनडे विश्व कप के सेमीफाइनल में हार चुकी। जी बिल्कुल ऋतु, अगर हम बात करें भारतीय टीम की, तो भारतीय टीम लीग स्टेज में जब भिड़ी थी दक्षिण अफ्रीका से, तो वो मुकाबला भारतीय टीम हार गई थी। लेकिन आज अगर हम देखें तो पिछले मैच में भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लीग स्टेज में हम हार गए थे, लेकिन सेमीफाइनल में एकदम बदले हुए अंदाज में नजर आई थी भारतीय टीम और वहाँ से उन्होंने वो मुकाबला जीता था। तो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भी यही उम्मीद रहेगी कि लीग स्टेज में भले ही हम हार गए हों, लेकिन आज हम अपनी गलतियों से सबक लेंगे, किसी भी मौके पर ढील नहीं दी जाएगी। गेंदबाजों और जो फील्डर्स हैं, अब उनके ऊपर दारोमदार है। बल्लेबाजों ने अपना काम कर दिया है, बल्लेबाजों ने एक अच्छा स्कोर जो है स्कोर बोर्ड पर लगा दिया है, तो अब जो जिम्मेदारी है वो आकर टिक जाती है भारत के गेंदबाजों पर। और फील्डर्स जो पूरी ही टीम है, क्योंकि एक क्रिकेट एक टीम गेम है, तो पूरी ही टीम को एकजुट होकर खेलना होता है, तभी जीत मिलती है। तो यहाँ पर देखना होगा कि भारतीय टीम किस तरह की गेंदबाजी और फील्डिंग करती है। और हमें भूलना नहीं चाहिए, अपने घर में भारतीय टीम ये मुकाबला खेल रही है और आज DY पाटिल स्टेडियम में शुरुआत में बारिश हुई थी, उसके बावजूद बारिश में भीगते हुए जो क्रिकेट प्रेमी पहुंचे हैं, वो भारतीय टीम को अपने घर पर अपने मैदान में पहली बार विश्व चैंपियन बनते हुए देखने के लिए आए हैं। तो ये जो क्राउड का सपोर्ट है, ये भी 12वें खिलाड़ी का काम करेगा टीम इंडिया के लिए। तो यही उम्मीद है कि भारतीय टीम अपने घर में अपने दर्शकों के सामने आज पहली बार विश्व चैंपियन बनने में कामयाब रहेगी। जी हाँ सुचित्रा, सेमीफाइनल जीतने के बाद भी जिस तरह से उस क्राउड का धन्यवाद किया था भारतीय टीम ने, वो दिखाई देता था। क्या आपको लगता है कि आज का खेल अब 300 टारगेट के साथ भारतीय महिला टीम इतिहास रचने में अब कुछ ही कदम दूर दिखती है अपनी पूरी रणनीति में, पूरे खेल में जिस तरह का प्रदर्शन रहा? जी बिल्कुल, जो भी क्राउड है, जितने भी दर्शक हैं, उन्हें पूरी उम्मीद है कि भारतीय टीम ये मैच जीतने में और पहली बार विश्व कप जीतने में कामयाब रहेगी। और ये जो विश्व कप है ऋतु, भारत में महिला क्रिकेट के लिए एक नया मील का पत्थर माना जा रहा है और भारतीय टीम ने कभी विश्व कप नहीं जीता है, इसलिए बेहद ज़रूरी है उनके लिए ये विश्व कप जीतना, क्योंकि बहुत कुछ बदल जाएगा ये विश्व कप जीतने से भारत में महिला क्रिकेट के लिए। क्योंकि लगातार बात हो रही है, इस विश्व कप को कंपेयर किया जा रहा है 1983 के विश्व कप से। 1983 में भारत की पुरुष क्रिकेट टीम ने पहली बार विश्व कप जीता था और वहां से भारत में पुरुष क्रिकेट में काफ़ी बदलाव देखने को मिला था। बात की जाए अगर इन्वेस्टर्स की, पैसा आ गया था क्रिकेट में, जो घरेलू डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है क्रिकेट का वो काफ़ी मजबूत हो गया था। बहुत सारे बच्चों ने, सचिन तेंदुलकर भी उनमें से एक थे जिन्होंने 1983 में भारत को विश्व कप देखते हुए बल्ला अपने हाथ में उठाया था। तो अब यही उम्मीद है कि हरमनप्रीत कौर की ये जो टीम है, ये अगर आज यहाँ विश्व कप जीतती है तो भारत में भी महिला क्रिकेट में एक नए युग की शुरुआत होगी और भारत में भी महिला क्रिकेट में हमें एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। बहुत सारी छोटी बच्चियां होंगी जो आज हरमनप्रीत कौर और उनकी टीम को जी सुचित्रा, इस रोमांच को आप वहां से देख रही हैं और इस रोमांचक मैच को देखने का, जी बिल्कुल, इस रोमांचक मैच को देखने का एक तरह से उत्साह भी लोगों का बढ़ गया है। जिस तरह से 300 का टारगेट दिया है, बारिश के बाद ये मैच शुरू हुआ लेकिन उत्साह बरकरार है। बहुत बहुत धन्यवाद सुचित्रा।
और वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मैं हूं देश का दिल, देश की धड़कन, गौरवशाली परंपरा, समृद्ध संस्कृति, अप्रतिम प्राकृतिक संपदा। भारत में महिला क्रिकेट के लिए क्योंकि लगातार बात हो रही है, इस विश्व कप को कंपेयर किया जा रहा है 1983 के विश्व कप से। 1983 में भारत की पुरुष क्रिकेट टीम ने पहली बार विश्व कप जीता था और वहां से भारत में पुरुष क्रिकेट में काफ़ी बदलाव देखने को मिला था। बात की जाए अगर इन्वेस्टर्स की, पैसा आ गया था क्रिकेट में, जो घरेलू डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है क्रिकेट का वो काफ़ी मजबूत हो गया था। बहुत सारे बच्चों ने, सचिन तेंदुलकर भी उनमें से एक थे जिन्होंने 1983 में भारत को विश्व कप देखते हुए बल्ला अपने हाथ में उठाया था। तो अब यही उम्मीद है कि हरमनप्रीत कौर की ये जो टीम है, ये अगर आज यहाँ विश्व कप जीतती है तो भारत में भी महिला क्रिकेट में एक नए युग की शुरुआत होगी और भारत में भी महिला क्रिकेट में हमें एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। बहुत सारी छोटी बच्चियां होंगी जो आज हरमनप्रीत कौर और उनकी टीम को जी सुचिता, इस रोमांच को आप वहां से देख रही हैं और इस रोमांचक मैच को देखने अभ्युदय मध्य प्रदेश, अतुल्य मध्य प्रदेश। जन कल्याण के प्रगति पथ पर विकास के नित नए सोपान गढ़ते अलौकिकता से जगमग मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर दिखेगी 1 से 3 नवंबर तक प्रदेश की समृद्ध संस्कृति की झलक, जिसमें ड्रोन शो, विश्ववंद, जुबिन नौटियाल, हंसराज रघुवंशी और स्नेहा शंकर की सांगीतिक प्रस्तुतियां एवं सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य मंचन के साथ आकर्षक प्रदर्शनियों के आयोजन शामिल हैं। आइए हमारे अपने मध्य प्रदेश के 70वें स्थापना दिवस को धूमधाम से मनाएं। मेरा मध्य प्रदेश है। भारत सरकार ने सभी देशवासियों के हित में टर्म लाइफ इंश्योरेंस से GST पूरी तरह से हटाकर 0 कर दिया है। इससे टर्म लाइफ इंश्योरेंस काफी सस्ता हो गया है। पॉलिसी बाजार पर अब 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। और न्यूज नाइट में आज बस इतना ही। आपको छोड़े जा रहे हैं दिन भर की कुछ और बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में देखिए। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तराखंड में हरिद्वार स्थित पतंजलि विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए बेटों के साथ साथ बेटियों की भागीदारी भी बेहद जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी के भाजपा को जानो अभियान के तहत विदेशी राजनयिकों का एक प्रतिनिधिमंडल बिहार दौरे पर है। इस दौरे का मकसद विदेशी राजनयिकों को भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया और बीजेपी के संगठनात्मक ढांचे से अवगत कराना है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। इस दौरान राज्य में रेल कनेक्टिविटी बढ़ाने पर चर्चा हुई। रेल मंत्री ने असम के लिए 3 नई अमृत भारत ट्रेन चलाने समेत 4 मुद्दों पर सहमति दी। कर्नाटक में लाल बाग टनल रोड प्रोजेक्ट के खिलाफ भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा ने प्रोजेक्ट में पर्यावरण और सुरक्षा मानकों की अनदेखी कर जनता के हितों को खतरे में डालने का आरोप लगाया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तराखंड में हरिद्वार स्थित पतंजलि विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए बेटों के साथ साथ बेटियों की भागीदारी भी बेहद जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी के भाजपा को जानो अभियान के तहत विदेशी राजनयिकों का एक प्रतिनिधिमंडल बिहार दौरे पर है। इस दौरे का मकसद विदेशी राजनयिकों को भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया और बीजेपी के संगठनात्मक ढांचे से अवगत कराना है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। इस दौरान राज्य में रेल कनेक्टिविटी बढ़ाने पर चर्चा हुई। रेल मंत्री ने असम के लिए 3 नई अमृत भारत ट्रेन चलाने समेत 4 मुद्दों पर सहमति दी। कर्नाटक में लाल बाग टनल रोड प्रोजेक्ट के खिलाफ भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा ने प्रोजेक्ट में पर्यावरण और सुरक्षा मानकों की अनदेखी कर जनता के हितों को खतरे में डालने का आरोप लगाया। भारत एक समन्वय की शक्ति का प्रतीक है। त्रिशूल की तरह ही भारतीय सेनाएं समन्वय और शक्ति का प्रदर्शन कर रही हैं।
दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में सेखों आईएएफ मैराथन 2025 को एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने हरी झंडी दिखाई। 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की इस दौड़ में सशस्त्र बलों के कर्मियों ने हिस्सा लिया। इसमें स्थानीय नागरिक भी शामिल हुए। फेस्टिव सीजन और जीएसटी 2.0 सुधारों ने ऑटो सेक्टर को नई रफ्तार दी है। ऑटो कंपनी मारुति सुजुकी ने अक्टूबर में 2,20,000 से ज्यादा यूनिट्स की रिकॉर्ड बिक्री की है। वहीं टाटा मोटर्स की बिक्री भी 26.6% बढ़कर 61,000 यूनिट से ज्यादा रही। देव प्रबोधिनी एकादशी के पावन दिवस पर मध्य प्रदेश के चित्रकूट से अमरकंटक तक 3 लाख से ज्यादा दीप प्रज्वलित किए गए। घाटों को फूलों और रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। अमरकंटक के घाट पर महाआरती का आयोजन भी किया गया।